बच्चों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं, और हमने एक नई तरीके से पढ़ाई शुरू की थी। इस बार हमने इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को एक साथ पढ़ने की कोशिश की। उसका कारण ये है कि दोनों ही भाषाओं में, दोनों ही लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके इंग्लिश में होते हैं वही आपके हिंदी में होते हैं। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि उनको अलग अलग पढ़े, कि ये समझना भी जरूरी है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। और अगर आपको एक बार इंग्लिश का डेफिनेशन या हिंदी का डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपको हमेशा ही उसका दोनों का मतलब भी समझ में आ जाएगा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोगों को इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, कुछ को हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके बेस पे आप दूसरा वाला, अगला वाला जो लैंग्वेज है वो समझ सकते हैं, ज़्यादा ढंग से समझ सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हिंदी में भी संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और हमने एग्जाम्पल भी लिखा है इसका, हमने डेफिनेशन भी लिखी है इसकी, हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देखा करके जहाँ हमको पता पड़ रहा है कि इसमें नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो हमने सारे एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस में करके देखे, जस्ट टू हैव वेरी क्लियर क्लैरिटी इन माइंड कि एक ही शब्द में वो कैसे 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 यूज होते हैं। अब इससे पहले कि अपन थोड़ा और आगे बढ़े, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 3 बचे हुए हैं। अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ सेंटेंस। और तो हम ये सब पढ़ के हो रहे हैं, इसमें आपको एग्जांपल दिया कि हमको बातें करने के लिए सेंटेंस की जरूरत होती है। तो मेरे को लगा थोड़ा सेंटेंस के बारे में आपको हल्की सी हिंट दे दूं। आपने पढ़ाई हुआ है 5th क्लास तक ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं। तो नॉर्मली जब हम सेंटेंस बोलते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल में आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बाकी आपको एडिशनल एडजेक्टिव जोड़ने हैं, एडवर्ब जोड़ने हैं, आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जोड़ने हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो मिनिमम हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें 3 चीजें होती ही होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। आई गो, आई ईट, तो ठीक है, मेरे को नहीं पता करना कि मैं क्या खा रहा हूँ, चलेगा। आई एम स्लीपिंग, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब 2 ही वर्ड है, आई एम स्लीपिंग, राइट। लेकिन जनरली अपन इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क जो है, हिंदी में भी अपन वही करते हैं, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, बस सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे, इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मैं खाना खा रहा हूँ। तो उसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट था, पहले ही था, यहाँ भी पहले ही है, सब्जेक्ट यहाँ पहले था, कर्ता यहाँ पहले है। क्रिया और कर्म आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग। तो यहाँ पे पहले कर्म आ जाता है और क्रिया बात। तो हिंदी में जनरली क्रिया हमेशा अंत में ही आती है। मैं गणित पढ़ रहा हूँ, तो गणित ऑब्जेक्ट है, कर्म है, मैं सब्जेक्ट है, कर्ता है, और जो क्रिया है वो आपके पढ़ रहा हूँ वो लास्ट में आ गया। इंग्लिश में हमेशा उल्टा होता है, क्रिया पहले आती है, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो यही इसी के अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। तो ये वर्ड्स थोड़े से टफ होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इसको। एक तो इनकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी टफ होती है, तो मतलब बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचेंगे या थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप इसको भी याद कर पाएंगे। और एक और चीज़ में ये कि अगर आपको उसका हिंदी वर्ड पता है तो आपको उसकी डेफिनेशन पता करना ज़्यादा आसान हो जाता है। कि हिंदी वर्ड जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। काफ़ी लोग हिंदी में सोचते हैं, इसलिए पता रहता है कि संबंध का मतलब क्या होता है। एक बार को आपको पोजीशन का मतलब नहीं पता हो, लेकिन संबंध का मतलब पता होगा। बोधक का मतलब जो होता है, तो इन 3 वर्ड में एक कॉमन चीज़ है। यहाँ पे बोधक है, बोधक है, बोधक है। बोधक का मतलब होता है कि इस तरह के वर्ड जो आपको ये संबंध बता रहे हो, समुच्चय बता रहे हो, या विस्मय की फीलिंग बता रहे हो, तो बता रहे हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे वर्ड जो ये कर रहे हैं या बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बोधक। लेट्स स्टडी लिटिल बिट ऑफ प्रीपोजिशन नाउ। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें 2 वर्ड हैं, प्री है, एक पोजीशन है। प्री है और पोजीशन है। प्री मतलब ये वर्ड जनरली पहले आता है, और पोजीशन मतलब जनरली ये बताता है कि इसकी पोजीशन क्या है, उस नाउन की पोजीशन क्या है दूसरे नाउन के साथ, या पूरे सेंटेंस के साथ में इसकी क्या पोजीशन है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, इसमें 2 नाउन है। एक नाउन आपको बुक है, दूसरा नाउन आपका टेबल है, राइट।
अब ये जो ऑन है, ये ऑन क्या बता रहा है आपको? ये ऑन बता रहा है कि बुक जो है और टेबल जो है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, कि बुक टेबल के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बोर्ड है और मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ये जो कैमरा है, मैं इसके बोलूंगी इस कैमरे के पीछे खड़ा हूं मैं, तो कैसे बोलूंगा इंग्लिश में उसको? आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑन, डाउन, अप, अबव, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं कोई ना कोई पोजीशन बताते हैं कि आप पहले आए कि बाद में आए, ऊपर हैं कि नीचे हैं, अंदर हैं कि बाहर हैं। हिंदी में भी सेम टू सेम मतलब वही सब चीज़ें कि आप वही सारे वर्ड जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं को हिंदी में लिखते हैं, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। ये सारे वर्ड जो हैं वही होते हैं संबंध बोधक, और इन्हीं को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्री पोजिशन। तो प्री को क्या बोलते हैं? जनरली ये जो वर्ड है वो दूसरे वाले नाउन के पहले आता है। जैसे देखेंगे आप, ये ऑन जो है पहले आया है, टेबल के बाद नहीं आया है, टेबल के पहले आया है, तो इसलिए इसको प्री बोल देते हैं। और पोजीशन तो आपको बताया मैंने, जिसकी पोजीशन जो है कैसी है। अब अपन बात करते हैं कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन क्या होते हैं हिंदी में? पहली बात, हिंदी में उसको बोलते हैं अपन समुच्चय बोधक। समुच्चय जो वर्ड है हिंदी में, इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है इसका? जोड़ना। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ रहा हो या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो, उसको अपन बोलते हैं समुच्चय बोधक। और इंग्लिश में भी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। एनी वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स और टू और मोर देन टू सेंटेंसेस और अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनको भी जोड़ता है आपस में, उसको अपन बोलते हैं कंजंक्शन। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एंड, और, बट, सो, येट, तो थोड़ा अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी बट नॉट कॉफी, तो इसमें दो सेंटेंसेस हैं अगर समझे तो आप। एक तो सेंटेंस है कि आई लाइक टी और एक सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक कॉफी। लेकिन मैं एक ही सेंटेंस में लिखा हूं उसको, तो सेंटेंस को थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए दो सेंटेंस अलग ना लिखने पड़े हमको, एक ही में लिख दें, इसलिए हमने लिख दिया आई लाइक टी बट नॉट कॉफी। इससे हमको हिसाब से पता पड़ गया कि हमको चाय अच्छी लगती है लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगती। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सरिता एंड विनीता आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दो वर्ड्स हैं, सरिता और विनीता, दोनों साथ में ही खेल रहे हैं, इसलिए हमने एंड लगाना इसमें जरूरी है। तो एंड जब भी लगता है इसका मतलब दोनों, उन दोनों चीजों की साथ में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, और मतलब आई कैन हैव टी और कॉफी, तो मतलब मैं टी भी ले सकता हूँ और कॉफी भी ले सकता हूँ, मतलब दोनों में से एक चीज। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड और में। एंड में हम दोनों को मिला देते हैं, और में या तो ये या फिर ये। हिंदी में भी और को अपन या बोलते हैं और एंड को हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी वाला और है ना, ये डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और। हिंदी वाला और इंग्लिश में एंड होता है, और इंग्लिश का जो और है उसका हिंदी मतलब होता है या। ये बहुत जरूरी है ना, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजंक्शन कौन सा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल साफ साफ डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है। तो अगर आपको ये पता है कि ये पोजीशन बता रहा है उसकी, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर टाइप का, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और ये जोड़ रहा है दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को, तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजली यूज होते हैं, लेकिन उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल में प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें एक दो एग्जांपल्स मैं लेना चाहता हूँ कंजंक्शन के, ईदर और नीदर नॉर वाले। तो ये कंपाउंड टाइप के कंजंक्शन होते हैं जहाँ पे दोनों वर्ड साथ में आते हैं, ईदर और साथ में आएगा और नीदर और नॉर भी साथ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल वही दिया कि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके घर में आया और आपने मुझसे पूछा, आप पूछेंगे ना मुझसे कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं खाऊंगे, सर कुछ खाओगे कि नहीं खाओगे, पियोगे कि पियोगे, तो आपने मुझसे पूछा सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। जनरली अपन इंडिया में जब जाते हैं किसी घर पे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। अब मेरे पास दो तरीके आंसर देने के, या तो मैं बोलूंगा ईदर टी और कॉफी विल डू, मतलब कि चाय भी चलेगी और कॉफी भी चलेगी, आपका जो मन है आप वो बना दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाय और कॉफी दोनों साथ में चाहिए, नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, हमको चीटिंग है, हमको एक ही चीज चाहिए होती है, चाय या कॉफी। तो ये हो गया केस जहां पे अपन ईदर और यूज कर रहे हैं कि या तो चाय या फिर कॉफी।
अब बात करता हूँ नीदर और नॉर की। अब मान लो आपने मुझसे सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा, मैं दोबारा आपको घुमाया कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चाय और कॉफी। अब ना मेरी चाय पीने की इच्छा है और ना ही मेरी कॉफी पीने की इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा शरबत पीने की है, मेरी इच्छा नींबू शरबत पीने की है, मेरी इच्छा कुछ बढ़िया सा एकदम मस्त सा ड्रिंक बना के पीने की है। तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में, नीदर टी नॉर कॉफी, ना ही मुझे चाय चाहिए और ना ही मुझे कॉफी चाहिए। दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ईदर और नीदर नॉर में डिफरेंस क्या है। ईदर और में क्या था, या तो ये या फिर ये। नीदर और में क्या है, ना ही ये और ना ही ये, कुछ और ही चाहिए भाई मेरे को तीसरी चीज। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब अपना बचा, तो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन और कंजक्शन का डिफरेंस जो है, जो कंफ्यूजन लोगों को होता है, वो समझ में आ गया होगा। जो लास्ट वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। नो, ये वर्ड बहुत टफ है समझने के लिए लोगों के लिए, इसका इंटरजेक्शन मतलब लोगों को जल्दी पता नहीं होता है। अगर आपको उसका हिंदी वर्ड पता है जो है विस्मयादिबोधक, हिंदी वर्ड क्या है इसका, विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक, विस्मय जो मतलब है, विस्मय हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य को। तो हम कोई भी आश्चर्य वाले वर्ड इस्तेमाल करें या हम ऐसे कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें जहां हम फीलिंग्स दिखा रहे हैं अपनी, हम खुश हैं बहुत खुशी दिखा रहे हैं, हम दुखी हैं दुख दिखा रहे हैं, हम गुस्से में हैं तो गुस्सा दिखा रहे हैं, हमको आश्चर्य हुआ बहुत ज्यादा कैसे हो गया तो हम वो भी दिखा रहे हैं, हाय राम ये कैसे हो गया, अरे यार ये क्यों हो गया, वाह कितना अच्छा खाना बना है, मजा ही आ गया। तो ऐसे जब हम वर्ड्स बोलते हैं जहाँ पर हम थोड़े दिल से बोलते हैं अपने, राइट, दिल से, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही वर्ड्स बोला करें क्योंकि इसमें दिल की फीलिंग भी साथ में आती है। मतलब ऑफ कोर्स वहीं पे बोलेंगे जहाँ पे जरूरत होगी, ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग भी नहीं आ रही फिर भी बोल रहे हैं राम इज प्लेइंग फुटबॉल, उसमें फीलिंग थोड़ी आ रही है, उसमें जरूरत नहीं है बोलने की आपको ऐसे वर्ड। लेकिन जहाँ पे भी फीलिंग्स आती हैं वहां पे अपन ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह क्या बात कह दी, वाह क्या शेर है, अरे वाह देखो कितना मस्त हाथी है, कितना मस्त जंगल है, हे राम ये कैसे हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स अपन इस्तेमाल करते हैं पहले, उनको अपन बोलते हैं इंटरजेक्शन। और खास खूबी इसमें भी यही है, हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी, दोनों वर्ड्स में, हिंदी में भी यहाँ पे ये लगता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये डंडा और एक डॉट। और हिंदी में भी अपन ऐसे लगाते हैं, मैंने बोला हाय तो मैं ऐसे डंडा डॉट ही लगाऊंगा, तो यहाँ भी काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। तो कुछ तो मतलब कुल मिला के जो अपना अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, किसी भी तरह की फीलिंग्स, और आप उसको सेंटेंस के शुरुआत में लेके आते हैं। एक और खास बात इंटरजेक्शन क्या होती है कि हमेशा ये सेंटेंस के शुरुआत में ही आता है। वाव इट इज सच अ नाइस प्लेस, देखा आपने, वाव पहले आया और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। तो ये इसका एक प्रोटोकॉल है इंटरजेक्शन का कि ये वर्ड जब भी आप इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस के पहले आता है, शुरुआत में आता है, प्लस इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, डंडा और डॉट। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई मिस्ड इट, दिस डॉग इज सो स्वीट, ब्रेवो यू डिड इट मैन। तो हम जिसे किसी की तारीफ कर रहे हैं, इसने बहुत अच्छा खेला, ब्रेवो यू डिड इट, राइट। तो ये सारे वर्ड जो है वो आपकी फीलिंग्स बताते हैं। इसमें खास बात ये है कि सब पहले आते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी हद तक हो चुकी है। हम क्योंकि अपन 6, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास की बात करेंगे तो इन सब के डिटेल्स में भी जाएंगे अपन, और काफी हद तक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज मोर ऑफ अ रिवीजन आई वुड से। एक तो रिवीजन था, दूसरा मेरा जो कोशिश थी वो ये थी कि मैं आपको समझाऊं कि आपको दोनों चीजें अलग अलग नहीं पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर काफी हद तक सेम होती है। कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए, मतलब होते जैसे इंग्लिश में टी को टू बोलते हैं और जियो को गो बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, टी को टू और जियो को गो बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश इसका बहुत सिंपल आंसर देना होता है आपको हमेशा, वो होता है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इट इज नॉट कि आई एम ऑफेंडिंग इंग्लिश और मेरे को अच्छा ऐसा नहीं है, मेरे को मेरे दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही फेवरेट है मेरी। लेकिन ये सच्चाई है कि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हिंदी में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। जो वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है उसको हम बोलते भी वैसे ही हैं और लिखते भी वैसे ही हैं। हाउएवर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, जैसे HOUR, तो उसको हम होर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये वर्ड लेवल के एग्जाम्पल, मतलब वर्ड्स पे खेलते हैं अपन। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर में जनरली उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ज्यादातर सिमिलैरिटीज ही होती हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं हम बाद में वीडियो देखेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो टॉपिक मैंने लिया है। और आपको अगर कुछ फीडबैक है
तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, आप मेरा जो मेल आईडी है वीडियो के एंड में उस पर भी मेरे को मेल डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।